हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज प्रोटीन्स। इस वीडियो में प्रोटीन के बारे में बताऊंगा जो भी 12th के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में जेई और नीट के लिए भी प्रोटीन्स पे कंप्लीट वीडियो होगा। प्रोटीन्स ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से आया है जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी और मेन स्ट्रक्चर। मीन्स प्रोटीन पूरे लिविंग सिस्टम का जितना भी लिविंग सिस्टम है, मीन्स वो प्लांट हो एनिमल हो, उसका सबसे मोस्ट अबंडेंट जो कंपाउंड होता है प्रोटीन होता है। मीन्स प्लांट और एनिमल में सबसे ज़्यादा कोई मोलिक्यूल अगर रहता है तो प्रोटीन्स होता है। ह्यूमन बॉडी के पूरा स्ट्रक्चर बनाने वाला प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट ये आता है कि प्रोटीन बनता कैसे है। तो एक्चुअल में प्रोटीन हमारा अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमेरिक फॉर्म है। पॉलीमेरिक फॉर्म हमारा प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमेरिक फॉर्म है। तो क्लियर हो गया कि हमें प्रोटीन समझने के लिए प्रोटीन होता क्या है, पहले क्या समझना होगा, अल्फा एमिनो एसिड। तो देखते हैं अल्फा एमिनो एसिड होता क्या है। हम नेम से क्लियर है कि अल्फा एमिनो एसिड मीन्स एमिनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एमीन भी होगा, अमीन भी होगा और साथ में एसिड भी होगा। हमारा अमीनो एसिड वह कंपाउंड होता है जिस कंपाउंड में एसिड रहता है, मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रहता है और साथ में अमीनो ग्रुप भी रहता है, यह भी रहता है। ये हमारा है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड वह कंपाउंड होता है जिस कंपाउंड में COH भी रहता है, मीन्स एसिडिक ग्रुप भी रहता है और अमीनो ग्रुप भी NH2 भी रहता है। यह हमारा हुआ एमिनो ग्रुप, अमीन जिसको अमीनो ही बोलते हैं, और यह हमारा एसिड ग्रुप, दोनों है। इस वजह से इसका नेम होता है एमिनो एसिड। अब इस कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है। जब भी किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, नोमेनक्लेचर से लेकर के सब कुछ। अब इन दोनों में सुपीरियर होता है यह, तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा बीटा डिसाइड होगा। वैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्फा कार्बन, हम लोग उस कार्बन को बोलते हैं जो फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड रहता है। लेकिन अगर कंपाउंड के पास मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसमें जो सुपीरियर होगा उसके अकॉर्डिंग अल्फा बीटा डिसाइड होगा। तो ये हमारा सुपीरियर है। तो सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन में कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे हम लोग अल्फा कार्बन। यह हुआ अल्फा कार्बन। अब एमिनो एसिड के अल्फा कार्बन पे अगर NH2 लगा हुआ है, तो इसका नेम होगा अल्फा एमिनो एसिड। तो यह हमारा कंपाउंड हो गया अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड वह होता है जिसके अल्फा कार्बन पे NH2 लगा रहता है। अब अगर इस तरह का एमिनो एसिड कोई है जिसमें बीटा कार्बन पे लगा हुआ है NH2 ग्रुप, मीन्स यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्फा हुआ, तो बीटा कार्बन हुआ, इस बार बीटा पे एमिनो लगा हुआ है, तो इस एमिनो एसिड का नेम होगा बीटा अमीनो एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में गामा पोजीशन पे NH2 लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप अगर लगा हुआ है, गामा पोजीशन पे अगर लगा हुआ है, ये हमारा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उसको बोलते हैं बीटा, और बीटा से जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे गामा से जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे डेल्टा। तो अगर गामा पोजीशन पे मीन्स COH के रिस्पेक्ट में गामा पोजीशन पे अगर एमिनो ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे गामा अमीनो एसिड, राइट। तो यह हमारा हुआ अल्फा बीटा गामा डेल्टा अमीनो एसिड। यह डिपेंड करता है NH2 का पोजीशन कहाँ है COH के रिस्पेक्ट में और उसके अकॉर्डिंग नेम होता है। लेकिन हमें बेसिकली पढ़ना है अल्फा एमिनो एसिड। हमारा प्रोटीन हमारे अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमेरिक फॉर्म है, तो हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। अल्फा एमिनो एसिड को देख रहे हैं हम लोग। अल्फा एमिनो एसिड
अल्फा एमिनो एसिड में सबसे पहला एसिड है यह, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइसिन। अल्फा एमिनो एसिड का फर्स्ट है यह, इसका नाम है ग्लाइसिन। हम लोग एमिनो एसिड को, क्योंकि अल्फा कार्बन पेनिसुल लगा हुआ है, अमीनो एसिड को 1 लेटर से और 3 लेटर से दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्लाइसिन में GLY है, तो ग्लाइसिन जो हमारा अमीनो एसिड है इसका सिंबल होगा कैपिटल GLY, ऐसे भी हो सकता है और साथ में हो सकता है ओनली कैपिटल G भी हो सकता है, दोनों होता है। इसके बाद हमारा इसके ग्लाइसिन को छोड़कर, ग्लाइसिन पूरे एमिनो एसिड्स में केवल एक ग्लाइसिन ही ऐसा है अल्फा एमिनो एसिड में जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। इसको छोड़कर जितना भी हमारा एमिनो एसिड होगा अल्फा एमिनो एसिड, सब के सब हमारा क्या होगा, ये सब के सब एसिमेट्रिक कार्बन वाला होगा, मीन्स वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे ग्लाइसिन के बाद एलानिन होता है, इसमें ये लगा हुआ है CH-NH2, ये सिमेट्रिक कार्बन हो गया। एलानिन इसको बोलते हैं, एलानिन का शॉर्ट फॉर्म होगा ALA, और डायरेक्टली ये भी लिखते हैं। तो हम लोग अमीनो एसिड्स को 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा अमीनो एसिड ग्लाइसिन को छोड़ करके जितने भी अमीनो एसिड है सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि जनरल अगर रिप्रेजेंटेशन करें, जनरल फॉर्म जो हमारे एमिनो एसिड का होगा RCH-NH2COOH, ये हमारा जनरल फॉर्म एमिनो एसिड का है और ये एमिनो एसिड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, राइट। यहाँ पे R लगा हुआ है, R अलग, NH2 अलग, H अलग, COH, मीन्स अगर किसी कार्बन का ऑल 4 ग्रुप्स डिफरेंट है तो उस कार्बन को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। और इस एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन जो हमारा रहता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी कायरल कार्बन की वजह से हमारा अल्फा एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसका 2 आइसोमर होगा, ओके। अब ये जो हमारे अल्फा एमिनो एसिड हैं, इस एमिनो एसिड का जो प्रॉपर्टीज़ है कुछ, वो इसके हमारे एमिनो एसिड का जनरल फॉर्म यह हुआ RCH-NH2COOH। इस एमिनो एसिड के पास COH ग्रुप प्रेजेंट है, जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हमारे अल्फा एमिनो एसिड ये सिमेट्रिक कार्बन है, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 होंगे। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n इक्वल 2 होता है। मीन्स किसी कंपाउंड के पास जितना एसिमेट्रिक कार्बन रहता है, अगर कंपाउंड के पास अगर एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है तो उसके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर कितना होगा जी, 2 होगा, 2 to the power 1। क्योंकि अगर हमारे कंपाउंड के पास मोर देन 1 एसिमेट्रिक कार्बन है और कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल का मीनिंग होता है जिसका नंबरिंग दोनों साइड से नहीं किया जा सकता है, उसके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर होता है 2 to the power n। लेकिन यहाँ पे n का जो है वैल्यू 1 होगा, क्योंकि एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है तो 2 होगा। अब इस अल्फा एमिनो एसिड के दोनों जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। COH ग्रुप ऊपर रहता है और नीचे रहता है R, NH2 राइट साइड में भी रह सकता है एक बार और लेफ्ट में रहेगा। एक यह आइसोमर हुआ और एक इसका मिरर इमेज होगा। हमारा अल्फा एमिनो एसिड का यह 2 ऑप्टिकल आइसोमर है जो दोनों एक दूसरे का इनांशियोमर होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको बोलते हैं जब NH2 नीचे से, जब NH2 राइट में होगा तो बोलेंगे कैपिटल D अमीनो एसिड, कैपिटल D अमीनो एसिड। और जब NH2 लेफ्ट में रहता है तो इसको बोलते हैं कैपिटल L अमीनो एसिड। इसको याद रखना भी आसान है, L से लेफ्ट होता है और L है, तो इस तरह से याद रख सकते हो कि NH2 जब लेफ्ट में होगा तो बोलेंगे कैपिटल L, जब NH2 राइट में होगा तो बोलेंगे कैपिटल D, ओके। इसके बाद हम लोग अल्फा एमिनो एसिड के प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं। अल्फा एमिनो एसिड के पास दोनों मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और NH2 भी है।
मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग बेस भी है और एसिड भी है। फिर भी हमारा अल्फा एमिनो एसिड ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है जो उसके इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होता है। अल्फा एमिनो एसिड तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड से बिहेव करना चाहिए इसको, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है यह हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड होता है, सॉलिड के फॉर्म में रहता है। मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो और अमीन से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। दूसरी बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। ये सब जो है, ये सभी प्रॉपर्टी हमारे अल्फा एमिनो एसिड का आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी है। ये वाटर में सोलेबल होता है, सोलेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स जितने भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब के सब आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी है, सॉल्ट का प्रॉपर्टी है, ये सब इसमें रहता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं अल्फा एमिनो एसिड का, यह स्ट्रक्चर इस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग फिर स्टडी किए ऐसा होता कैसे है, तो बाद में पता चला कि एक्चुअल में हमारा अल्फा एमिनो एसिड इंट्रामोलेकुलर एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। इसी के पास एसिड भी है, यहीं पे बेस भी है, तो इंट्रामोलेकुलर एसिड बेस रिएक्शन होता है। हमारा अल्फा एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ इस NH2 का नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है और ये हमारा अल्फा एमिनो एसिड अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इंट्रामोलेकुलर एसिड बेस रिएक्शन करके। यह बन गया CO-। इंट्रामोलेकुलर एसिड बेस रिएक्शन करके हमारा अल्फा एमिनो एसिड डाइपोलर आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। डाइपोलर आयन दो में पॉजिटिव निगेटिव आ गया, यहां पे डाइपोलर आयन इसको बोलते हैं, कन्वर्ट हो गया। इस कंपाउंड में आप देख रहे हो कि अपोजिट चार्जेज कहां पे है, नॉन एडजेसेंट एटम पे है। जब अपोजिट चार्जेज नॉन एडजेसेंट एटम पे हो, किसी कंपाउंड के अगल बगल वाले एटम पे अगर अपोजिट चार्ज नहीं है, मीन्स नॉन एडजेसेंट एटम पे अपोजिट चार्ज हो, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं ज्विटर आयन। उसको बोलते हैं हम लोग ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। और यह कहलाता है अल्फा एमिनो एसिड का ज्विटर आयोनिक फॉर्म। अल्फा एमिनो एसिड का ज्विटर आयोनिक फॉर्म जो होता है वो उसके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा ये मोलेकुल डाइपोलर आयन के फॉर्म में है। जब आयन के फॉर्म में है तो इनका इंटरमोलेकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में पोलर सॉल्वेंट वाटर में सोलेबल भी होंगे। और इस तरीका से जितने भी प्रॉपर्टी शो करता है हमारा अल्फा एमिनो एसिड, उस सभी प्रॉपर्टी को यह स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम लोग मानते हैं कि अल्फा एमिनो एसिड अपने ज्विटर आयोनिक फॉर्म में रहता है। अल्फा एमिनो एसिड एम्फोट्रिक बिहेवियर भी शो करता है, क्योंकि अब क्या हुआ कि यहाँ पे एसिड इसका है कार्बोक्सिलिक एसिड और बेस है NH2, बट यहाँ पे जो एसिड है वो तो बेस बन गया। अब तो ये बन गया CO- से तो बेस हो गया और एसिड यह हो गया। तो होता क्या है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक जो कंजुगेट बेस होगा वीक होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड जो होता है वो भी वीक होता है। तो इस तरीका से हमारा जो अल्फा एमिनो एसिड है वो वीक एसिड वीक बेस से बिहेव करता है, राइट। अब टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ये तो अल्फा एमिनो एसिड था, मैं जनरल एमिनो एसिड की बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स का टाइप। एमिनो एसिड को हम लोग जो डिफाइन किए हुए हैं वो हमारा एमिनो एसिड 3 तरह का होता है। एक हो सकता है, एक होता है हमारा न्यूट्रल एमिनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। दूसरा होता है बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। तीसरा होता है एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। अब न्यूट्रल एमिनो एसिड इसको बोलेंगे जिसमें NH2 और COH दोनों ग्रुप का नंबर सेम हो, जितना NH2 उतना ही COH हो, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल, क्योंकि जितना एसिड है उतना बेस न्यूट्रल हो गया।
बेसिक एमिनो एसिड इसको बोलते हैं जिस एमिनो एसिड में COH जितना है उससे ज़्यादा अगर NH2 हो, जैसे मान लो COH ग्रुप 1 है और NH2 ग्रुप 2 लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड इसको बोलते हैं जिस एमिनो एसिड में जितना हमारा NH2 है उससे ज़्यादा COH ग्रुप हो। अगर 1 लगा हुआ है NH2 और 2 लगा हुआ है COH ग्रुप, तो वह एमिनो एसिड क्या कहलाएगा? एसिडिक एमिनो एसिड, राइट। इसके बाद हम लोग अमीनो एसिड को भी 2 और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी, मीन्स बॉडी के बेसिस पे, ह्यूमन बॉडी के बेसिस पे हम लोग एमिनो एसिड को डिवाइड किए हुए हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड, दूसरे को बोलते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल एमिनो एसिड, दूसरे को बोलते हैं नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल एमिनो एसिड वह होता है जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। कई सारे ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जो हमारा बॉडी खुद ब खुद उसको सिंथेसाइज कर देता है। तो जो एमिनो एसिड बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है उसको बोलते हैं कि नॉन इसेंशियल है, मीन्स वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो हमारा बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो एमिनो एसिड हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है उस एमिनो एसिड को हमें डाइट से लेना पड़ता है। उस एमिनो एसिड को हम लोग को डाइटरी सोर्स से लेना पड़ता है, डाइट से लेना पड़ता है। तो जो एमिनो एसिड ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग इसेंशियल एमिनो एसिड, और उसको हम लोग डाइटरी सोर्स से लेते हैं, जो खाना खाते हैं उससे लेते हैं। हम लोग फल, दूध, मीट, मछली और फ्रूट्स ये सब खा करके लेते हैं। लेकिन जो एमिनो एसिड हमारे बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज होता है उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल, उसको जरूरत नहीं है डाइट से लेने का, राइट। तो यह हुआ टाइप ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन। ये प्रोटीन बनता कैसे है? तो उससे पहले हम लोग अल्फा एमिनो एसिड कैसे कनेक्ट होता है। 2 अल्फा एमिनो एसिड है यहाँ पे, आप देखो। एक अल्फा एमिनो एसिड यह है ग्लाइसिन, और दूसरा अल्फा एमिनो एसिड है हमारा है एलानिन। ये 2 अल्फा एमिनो एसिड, एक ग्लाइसिन है, एलानिन है। दोनों एमिनो एसिड आपस में कनेक्ट हो रहा है। कैसे कनेक्ट होगा? तो देखो जी, एमिनो एसिड में इसका एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे का अमीन आपस में रिएक्शन करता है। एक होता कैसे रिएक्शन है? तो एक्चुअल में तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं होता क्या है। यहां से निकलता है OH और यहां से निकलता है H, वाटर बाहर निकल जाता है और ये नाइट्रोजन इस कार्बन में आके कनेक्ट हो जाता है, यही होता है। हालांकि ये जो मैं डायरेक्ट बताया एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है हमारा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस कार्बन के पास, फिर बहुत सारा होता है मैकेनिज्म, लेकिन डायरेक्ट यहाँ हम लोग सीखेंगे। जब भी हमारा 2 अल्फा एमिनो एसिड आपस में कनेक्ट होगा तो एक एमिनो एसिड का COH ग्रुप दूसरे के NH2 से कंबाइन करता है। ये COH का OH निकलता है और NH2 का H निकलता है, वाटर बन के बाहर निकल जाता है और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होकर बन जाता है अमाइड फंक्शनल ग्रुप। क्या बन जाता है जी? अमाइड। CO और हो गया NH, CH, CH3, COOH, राइट, हो गया। ये जो देख रहे हो आप सब, यही हमारा फंक्शनल नया डेवलप हो गया। यही कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज। इसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं इसको। जिस तरीका से हमारा 2 मोनोसेचराइड्स कनेक्ट होकर के डाइसेचराइड प्रोड्यूस करता है या पॉलीसेचराइड प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पे कनेक्शन को बोलते हैं ग्लाइकोस्टेटिक लिंकेज। यहाँ पे जब 2 अल्फा एमिनो एसिड आपस में कनेक्ट होता है तो उस जो लिंकेज डेवलप होता है, जो लिंक डेवलप होता है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। यह हुआ पेप्टाइड लिंकेज।
और ये पूरे कंपाउंड को बोलेंगे डाइपेप्टाइड। इस लिंकेज का नाम हुआ पेप्टाइड लिंकेज, और दो एमिनो एसिड के कनेक्शन से बना है तो इसको बोलेंगे हम लोग पेप्टाइड। अल्फा एमिनो एसिड के कनेक्शन से मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसको पेप्टाइड बोलते हैं। तो यह हुआ पेप्टाइड लिंकेज, और कंपाउंड को बोलेंगे डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, राइट। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पे है, जब भी हमारा एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड कनेक्ट होता है तो लेफ्ट वाला एमिनो एसिड अपना COH देता है और राइट वाला एमिनो एसिड अपना NH2 देता है, क्योंकि हमारे एमिनो एसिड में राइट वाला एमिनो एसिड हमारा अपना NH2 देता है, और फिर इनके बीच में इसके COH और इसके NH2 के बीच में एक कम्बिनेशन होता है और वाटर यहाँ से एलिमिनेट होता है और दोनों आपस में कनेक्ट हो जाता है और अमाइड बन जाता है। अब मान लो एक और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक और आकर के कनेक्ट हो जाएगा हमारा एमिनो एसिड, तो हो जाएगा ट्राइपेप्टाइड। एक और कनेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा टेट्रापेप्टाइड। मीन्स जितना एमिनो एसिड आपस में कनेक्ट होता जाएगा उतना हम लोग बोलते जाएंगे, मीन्स ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सापेप्टाइड बोलते जाएंगे। लेकिन एक लिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डाइपेप्टाइड में कितना पेप्टाइड लिंकेज है, तो जितना एमिनो एसिड कनेक्टेड होगा उससे एक कम पेप्टाइड लिंकेज होगा। मीन्स अगर डाइपेप्टाइड है, दो एमिनो एसिड आपस में कनेक्ट होकर के पेप्टाइड फॉर्म किया है तो एक पेप्टाइड लिंकेज होगा। अगर ट्राइपेप्टाइड है तो दो पेप्टाइड लिंकेज होगा। अगर टेट्रापेप्टाइड है तो 3 पेप्टाइड लिंकेज होगा। अगर पेंटापेप्टाइड है तो 4 पेप्टाइड लिंकेज होगा। मीन्स जितना एमिनो एसिड आपस में कनेक्ट होगा उससे एक कम क्या होगा, पेप्टाइड लिंकेज होगा, राइट। तो ये हमारा है पेप्टाइड। जैसे इस एमिनो एसिड को, अगर पेप्टाइड को हमें दिखाना हो, डाइपेप्टाइड को तो दिखाएं कैसे। ये ग्लाइसिन है GLY, और ये क्या है, एलानिन है ALA। तो इस तरीक़ा से हम लोग डाइपेप्टाइड को रिप्रेजेंट के GLY-ALA, मीन्स दोनों जो एमिनो एसिड है जिससे बना हुआ है वो यहाँ पे शो करते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड मीन्स बहुत सारा एमिनो एसिड जब आपस में कनेक्ट होता है तो बनता है पॉलीपेप्टाइड। मीन्स पॉलीपेप्टाइड हमारे अल्फा एमिनो एसिड का क्या है, लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म है। जैसे यहाँ पे हुआ CH2 NH2 COH NH2 CH3 COH अब ये दोनों आपस में कनेक्ट होगा तो क्या होगा, इसका यहाँ से नाइट्रोजन का हाइड्रोजन निकलेगा और इसका OH निकलेगा, H2 बाहर निकल जाएगा, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी सेम कहानी, इस नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसका OH निकलेगा, H2 बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया CH2 NH2 CONH CH3, फिर ये भी कनेक्ट हुआ, ये भी बन गया पेप्टाइड लिंकेज NH CHR COOH, राइट। इस तरीक़ा से हमारा ये पॉलीपेप्टाइड चेंज हो गया। अगर इसका पॉलीमेरिक फॉर्म दिखाना होगा तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पे दिखा देंगे, इसका ऐसे दिखा देंगे चेन क्योंकि आगे फॉर्म हो रहा है, और इसका दिखा देंगे हम लोग NH, ये पीछे जा रहा है, इस तरह से पॉलीमेरिक फॉर्म इसका दिखा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। इस पॉलीपेप्टाइड, और ऐसे नॉर्मल दिखाना है तो हमारे NH2 तो है ही। तो ये हमारा जो ट्राइपेप्टाइड हुआ, क्योंकि इसमें 3 अल्फा एमिनो एसिड है तो ट्राइपेप्टाइड हो गया। तो इसमें पेप्टाइड लिंकेज कितना होगा, 2 होगा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये पेप्टाइड लिंकेज जो होता है वो अमाइड के फॉर्म में रहता है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, अमाइड। अब ये पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या फर्क है, प्रोटीन भी हमारा अल्फा एमिनो एसिड का ही पॉलीमेरिक फॉर्म है और पॉलीपेप्टाइड तो है ही। दोनों फर्क यह है कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में बहुत शार्प डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन कहा जाता है
कि अगर पॉलीपेप्टाइड के पास पॉलीपेप्टाइड के पास अगर 100 से ज़्यादा अल्फा एमिनो एसिड कनेक्टेड है तो उसको प्रोटीन बोलेंगे, या वो 10,000 यू के लगभग अगर पॉलीपेप्टाइड का मास है, मोलिकुलर मास, तो वो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन कहलाएगा। मीन्स पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में बहुत शार्प डिफरेंसेस नहीं है। ऐसा हम लोग मानते हैं कि पॉलीपेप्टाइड विच हैव 100 और मोर अल्फा एमिनो एसिड आर कॉल्ड प्रोटीन, और पॉलीपेप्टाइड विच मोलिकुलर वेट इज ग्रेटर इक्वल टू 10,000 यू, यू का मतलब वही AMU, इतना अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स। लेकिन इंसुलिन जो हमारा है, इंसुलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इंसुलिन के पास तो अल्फा एमिनो एसिड का नंबर 100 से कम होता है, इसके पास तो अल्फा एमिनो एसिड 100 से कम होता है, 50 के आसपास होता है, लेकिन फिर भी ये प्रोटीन है। तो इस तरीक़ा से हमारा इंसुलिन एक तरह से एक्सेप्शन है। लेकिन पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में फ़र्क यही है कि ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसके पास मोलिकुल का नंबर 100, अल्फा एमिनो एसिड का नंबर 100 और उससे ज़्यादा हो तो वह प्रोटीन कहलाता है, या हमारे पॉलीपेप्टाइड का मोलिकुलर मास जिसका 10,000 यू और उससे ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटीन, राइट। तो यह है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में डिफरेंसेस। हाँ, इंसुलिन के बारे में और बता दूँ, इंसुलिन एक हार्मोन है जो प्रक्रिया से मतलब हमारे प्रक्रिया से डेवलप होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर रहता है, जो ग्लूकोज होता है, उसको कंट्रोल करता है। ब्लड के अंदर कितना शुगर जाएगा, कितना ग्लूकोज रहेगा, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। जिस आदमी के अंदर इंसुलिन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है उसका शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, फिर बाद में उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, राइट। तो ये हमारा प्रोटीन है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यह प्रोटीन का हमारा टाइप और स्ट्रक्चर। पहले टाइप देखते हैं। प्रोटीन का बेसिकली दो टाइप है, एक को बोलते हैं फाइबरस प्रोटीन, दूसरा बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइबरस प्रोटीन का नेम आया फाइबर से, मीन्स ये इस प्रोटीन का जो शेप होता है फाइबर जैसा होता है, मीन्स एकदम लीनियर होता है। फाइबरस प्रोटीन में हमारे जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं वो लीनियरली कनेक्टेड रहते हैं और इस तरह से लीनियर पॉलीमरिक फॉर्म रहता है। इसमें मोर देन वन जो चेन रहता है अल्फा एमिनो एसिड्स का, पॉलीमर का जो चेन रहता है, वो चेन आपस में एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड से अट्रैक्टेड रहता है और सल्फाइड बॉन्ड से। लेकिन इनका फाइबर के शेप में रहने की वजह से, लीनियर फॉर्म में रहने की वजह से इनको हम लोग फाइबरस प्रोटीन बोलते हैं। इनका कॉमन एग्जाम्पल है केराटिन, जो हमारे बाल में रहता है। हम लोग के बाल में जो प्रोटीन रहता है या ऊल में जो रहता है या सिल्क में जो रहता है वो प्रोटीन होता है केराटिन। दूसरा है कॉमन प्रोटीन और मायोसिन होता है, जो हम लोग के बॉडी के मसल्स में रहता है। ये दोनों ही जो प्रोटीन है, मीन्स पूरे फाइबरस प्रोटीन ही फाइबर शेप का होने की वजह से वाटर में इंसोल्युबल होता है। फाइबरस प्रोटीन वाटर में इंसोल्युबल होता है। लेकिन हमारा जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन नेम से ये मीन्स ग्लोब के शेप में, मीन्स स्फेरिकल नेचर होता है इसका। मीन्स ग्लोबुलर प्रोटीन का शेप स्फेरिकल होता है, ये वाटर में सोल्युबल होता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल है इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स, राइट। तो ये हमारा प्रोटीन का दो टाइप है, एक को बोलते हैं हम लोग आपका फाइबरस प्रोटीन, दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन। दोनों ही प्रोटीन का जो शेप होता है वो शेप अलग अलग, एक का लीनियर है और ग्लोबुलर का स्फेरिकल जैसा होता है, बट स्ट्रक्चर दोनों का एक जैसा स्ट्रक्चर तो पूरी तरह से नहीं होता है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर दोनों में सेम रहता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग 4 लेवल पे स्टडी करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी ऐसा नहीं है कि अमीन जैसा है या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन जैसा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 स्टेप में स्टडी करते हैं, जिसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी बोलते हैं। अब प्राइमरी क्या होता है? हमारा कोई भी जो प्रोटीन होता है वो 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। पॉलीपेप्टाइड ईच चेन जो रहता है वो हमारे अल्फा एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है।
तो अल्फा एसिड के जो कॉम्बिनेशन, जो पैटर्न आप देख रहे हो इस तरीक़ा से, जिसमें सबसे पहले जो अमीनो एसिड होगा उसका एंड पार्ट लेफ्ट में होगा, मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन जो फॉर्म होता है हमारे प्रोटीन में, उसका लेफ्ट एंड में एन रहता है और राइट में सी रहता है। लास्ट वाला जो मेंबर रहता है उसका एन फ्री रहता है, इसका सी फ्री रहता है। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन का जो हम लोग स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। पॉलीपेप्टाइड चेन में हमारे अल्फा एमिनो एसिड एक रेगुलर, एक प्रॉपर पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न पे रहते हैं। इनका एक पैटर्न स्पेसिफिक होता है, इसमें कुछ भी अल्टरेशन होगा तो हमारा प्रोटीन बदल जाएगा। यह प्राइमरी स्ट्रक्चर है। मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन जो अल्फा एमिनो एसिड के लीनियर पॉलीमरिक फॉर्म होता है उसका स्टडी बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस चेन को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो वन और मोर चेन हमारे रहता है, मीन्स प्रोटीन के पास वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है। अब ये बड़ा से पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये बड़ा पॉलीपेप्टाइड चेन किस शेप में रहता है, उस शेप के स्टडी को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हमारा पॉलीपेप्टाइड जो चेन रहता है वो पॉलीपेप्टाइड में आप देखे हो कि अल्फा एमिनो एसिड जो हमारा रहता है वो अमाइड रहता है। अमाइड का मीनिंग हुआ CO ग्रुप है और NH भी है। NH में नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रहता है वो H बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो हमारे जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन के मोलिक्यूल में कार्बोनिलिक ग्रुप भी है और एसिडिक हाइड्रोजन भी है जो नाइट्रोजन पे है, तो इनके बीच में इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्ड हो जाता है। साथ में कुछ हमारे प्रोटीन्स के अंदर सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड भी रहता है। साथ में एक वेंडर वाल फोर्स रहता ही है, लेकिन मेन H बॉन्ड रहता है। इस H बॉन्ड की वजह से हमारा जो मोलिक्यूल होता है प्रोटीन वो क्वाइल्ड हो जाता है, मीन्स हेलिक्स के फॉर्म में आ जाता है। इस तरह से जैसे क्वाइल रहता है, क्वाइलिंग जैसा हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को H बॉन्ड, मीन्स इसका कार्बोनिलिक ग्रुप और यहाँ के नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के बीच में H बॉन्ड फॉर्म हो गया। इस H बॉन्ड की वजह से हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिक्स के फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, क्योंकि अल्फा के फॉर्म में दिखता है। ध्यान से देखोगे ऐसे हमारा अल्फा रहता है तो इधर से देखोगे तो अल्फा जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और होता है बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड, प्लीटेड का मतलब प्लेट बनाना है। जैसे फ्रिल वाला जो फ्रॉक रहता है उसमें क्या होता है, बहुत सारा कपड़ा रहता है, उसको चून बना करके, प्लीट का मतलब चून होता है, चून बना के एक जगह पे उसको स्टेपल कर देते हैं, तो इस तरह से मतलब बहुत सा गाउन जैसा दिखने लगता है। या जो लेडीज जो साड़ी पहनता है उसमें भी प्लेट बनाता है, बहुत सारा साड़ी को इस तरह मोड़ के इस तरह से प्लेट बनाता है। तो प्लीट का मतलब होता है प्लेट जैसा, मीन्स एक बड़े से कपड़ा को एक जगह चुन करके एक जगह उसको ज्वाइंट कर देना, तो इस तरह से फैला हुआ हो जाता है। मीन्स सबका एंड एक जगह आ जाएगा तो एक तरह से फैल जाएगा, तो उस तरह से बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है। मीन्स हमारे कुछ पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में रहता है और कुछ बीटा प्लेटेड के फॉर्म में रहता है, मीन्स चून जैसा रहता है। जिस तरह से फ्रिल वाला जो हमारा जो गाउन होता है या फ्रॉक होता है गर्ल्स का, उस शेप का हो जाता है हमारा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हुआ, उस पॉलीपेप्टाइड चेन का स्टडी जिसमें हमारा अल्फा एमिनो एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज्ड है। स्टडी ऑफ दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, वो जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, ये चेन किस शेप में रहता है, उस शेप का स्टडी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और ये शेप अल्फा हेलिक्स का होता है और बीटा प्लेटेड होता है, मीन्स चून जैसा भी होता है। इस तरह से पूरा एक जगह सबका आ जाता है एक एंड, और इस तरह से घंगड़ा जैसा हो जाता है यह। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है यह है कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आपस में कनेक्ट होकर के एक बार और हेलिक्स, एक और हेलिक्स मिल गया इसमें, तो और कॉम्प्लेक्स हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर स्टडी हम लोग तब करते हैं जब हमारे प्रोटीन के पास
मतलब मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन हो और सब एक दूसरे के साथ स्पेशियल अरेंजमेंट जो करता है, मीन्स जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डेवलप हो जाता है। स्पेशियल अरेंजमेंट के स्टडी को, मीन्स उनके ऑप्टिकल एक्टिविटी के स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यह हुआ हमारा प्रोटीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब हमारा जो फाइब्रस प्रोटीन होता है या ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, दोनों ही में सेकेंडरी स्ट्रक्चर दोनों में होता है। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन यहीं से डिसाइड होता है कि किस तरीक़ा से उसका शेप होगा, क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन का जो शेप लीनियर होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन का शेप स्फेरिकल होता है। तो जो लीनियर वाला रहता है, जो जब हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन लीनियर शेप का रहता है तो उसको बोलते हैं फाइब्रस है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लीटिंग हो जाता है, बहुत चून जैसा बन जाता है, स्फेरिकल जैसा दिखने लगता है, तो बोलते हैं कि ग्लोबुलर है। तो सेकेंडरी, प्राइमरी तो दोनों में होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के पास ही हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन को और फाइब्रस प्रोटीन को वहीं पे जाकर सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या है? तो हमारे प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग से बॉन्डेड रहता है, सल्फाइड बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है, वेंडर वाल फोर्स रहता है उसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, इतने सारे फोर्स रहते हैं। अब उसमें होता क्या, उसका एक रेगुलर उसका शेप रहता है उन एच बॉन्ड की वजह से। अब हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन्स को अगर आप हीट करते हो, हीट करोगे तो उनके बीच का एच बॉन्ड ब्रेक होगा। उस एच बॉन्ड के ब्रेक होने से हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जिसको बोलते हैं कि प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया। या पीएच अगर चेंज कर दोगे, चेंज इन पीएच, पीएच ही बदल दोगे तब भी हमारे प्रोटीन के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो हीट कर, प्रोटीन को जब हीट करते हैं तो फिजिकल चेंज होता है, और प्रोटीन का पीएच चेंज कर देते हैं तो केमिकल चेंज होता है। दोनों ही केस में हमारा प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मीन्स डीनेचर्ड प्रोटीन, डीनेचर्ड प्रोटीन। डीनेचर्ड प्रोटीन्स उसको बोलते हैं जब प्रोटीन को हीट करते हैं। जैसे हमारा एग है, एग को जब हम लोग बॉयल करते हैं तो क्या होता है, उसका वाइट पार्ट भी एकदम सॉलिड जैसा हो जाता है, येलो पार्ट भी सॉलिड जैसा हो जाता है, जबकि एग हमारा अनबॉयल्ड रहता है तो लिक्विड जैसा रहता है। ये भी एक बहुत अलग कहानी है कि एग को जब हीट करते हैं तो पहले लिक्विड रहता है, बाद में सॉलिड हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब एग हमारा, मतलब एग जब लिक्विड के फॉर्म में रहता है, मीन्स एग जब अनबॉयल्ड रहता है, उसमें एग के अंदर जो रहता है वो जो प्रोटीन है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है और उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको हीट करते हैं उसके बीच का एच बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। एच बॉन्ड ब्रेक होने से होता क्या है कि सभी जो उसके मोलिकुल्स हैं एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरह से खत्म हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होने से, उनके बीच का एच बॉन्ड ब्रेक होने से एक तो प्रोटीन का जो नेचर है वो खत्म हो गया, डीनेचर्ड हो गया, ऊपर से सब एक दूसरे के करीब आ जाता है। वो लगता है भले कि सॉलिड जैसा है, लेकिन एक्चुअल में उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लिक्विड के फॉर्म में हमारा अनबॉयल्ड एग रहता है उससे कम हो जाता है। आप खुद देख लेना, अगर एग को नीचे गिरा दो, अनबॉयल्ड एग को फूट गया, उसका येलो पार्ट जो अगर फर्श पे गिर गया उसको उठाना चाहो तो उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन वही अगर एग को बॉयल कर दो तो उसका येलो पार्ट आराम से उठा सकते हो। उठाने पर लगेगा कि अरे इसमें तो कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हीट करने से उनके बीच का एच बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और सभी मोलिक्यूल उनके अलग अलग हो जाते हैं, सभी चेन्स अलग अलग हो जाता है और फिर उनको उठाना आसान हो जाता है। लेकिन तो और उस एग को और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन का, मीन्स एग का वो जो बॉयल करते हैं तो डीनेचर्ड हो जाता है। लेकिन डीनेचुरेशन के ड्यूरिंग सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर खत्म होता है, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, मीन्स डीनेचर्ड प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इसमें कोई चेंज नहीं होता है। मीन्स प्रोटीन के अंदर जो अल्फा अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होता है, यह इंटैक्ट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है हीटिंग की वजह से। मीन्स डीनेचर्ड प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, बचा हुआ रहता है,
प्राइमरी स्ट्रक्चर उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जब हम लोग प्रोटीन को हीट करते हैं या उसके पीएच को चेंज करते हैं तो उसका सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर हैम्पर होता है, वो खत्म होता है, प्राइमरी डिमेंस सेम रहता है। प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई भी बदलाव अगर होगा तो प्रोटीन ही बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा एमिनो एक प्रॉपर सीक्वेंस में रहता है। दुनिया के हर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर ये सीक्वेंस डिफरेंट होता है। कोई दो ऐसा डिफरेंट प्रोटीन नहीं है जिसके अंदर अल्फा एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में वो सेम हो जाए, सब में अलग अलग होता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है डीनेचुरेशन का प्रोटीन का, वो है कर्डलिंग, मीन्स दही जमाना, दूध से दही जमाना। दूध से जब हम लोग दही जमाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी वही काम होता है, मीन्स लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एक तरह से वो थक्का जैसा जम जाता है। मीन्स हमारा जो प्रोटीन उसमें रहता है वो थक्का बन जाता है, तो बोलते हैं क्या हो गया, कर्डलिंग हो गया। जो कर्डलिंग है, कर्डलिंग का मीनिंग होता है जमना, थक्का जैसा, कुछ प्रिसिपिटेट जैसा हो जाना, उसको कर्डलिंग बोलते हैं। तो मिल्क का जो हम लोग कर्डलिंग करते हैं, मीन्स दूध का जो दही जमाते हैं, दही का जमना भी डीनेचुरेशन है, मीन्स हमारे मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जाता है। लेकिन यही है कि डीनेचुरेशन के वजह से हमारे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, इसलिए डीनेचर्ड प्रोटीन भी हमारे बॉडी के लिए क्या है, सेफ है। तो यह हमारा हुआ प्रोटीन का स्ट्रक्चर। इस वीडियो में इतना ही, अगले में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए।